हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की एक्सेप्शंस हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। टॉपिक का नेम है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर आई। एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत वास्ट है और हर बच्चे का ये फेवरेट टॉपिक है। एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो शुरू करते हैं वांट ऑफ फैक्टर आई और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें थ्योरेटिकल मोलर मास क्या है और उसके बाद ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या है। देखो, नेम बहुत क्लियर है, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का मतलब जो उसमें एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, जो पेपर वर्क किया जाए या जस्ट कैलकुलेट किया जाए। थ्योरेटिकल का मतलब अगर किसी कंपाउंड का आपको फार्मूला पता है तो उसके फार्मूले के अकॉर्डिंगली जितने भी एटम हैं वहाँ से अगर मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं, उसको बोलते हैं अपने थ्योरेटिकल मोलर मास। तो इधर नोट कीजिएगा, सबसे पहले इट इज़ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये मोलर मास है सोल्यूट का, विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द फार्मूले। जो फार्मूले अगर आपको क्लियर हो जाएं, फार्मूले को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर फार्मूला क्लियर हो जाए तो उससे जो निकालें उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल मोलर मास। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैलकुलेटेड मोलर मास। एग्जाम्पल देता हूँ, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ये फार्मूला है C6H12O6। अगर अपने कार्बन का यहाँ 12 × 6 रखें, हाइड्रोजन का 1 × 12 और ऑक्सीजन का 6 × 16, सॉल्व करने के बाद ये आएगा। इसी तरीके से NaCl का 23 + 35.5 तो ये आएगा। CaCl2 का ये आएगा 1111। यूरिया का 60 आएगा, एसिटिक एसिड का 60 आएगा। ये फिनोल है। मैं वही इम्पॉर्टेंट सोल्यूट ले रहा हूँ जिनके रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आने हैं। फिनोल का 94। ये बेंजोइक एसिड है। क्या है ये? बेंजोइक एसिड। इसका 122 आएगा। तो जो हमने फॉर्मूले से मोलर मास निकाले वो सब क्या है? थ्योरेटिकल मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास और रिप्रेजेंट किए जाएंगे MT से। अब चलते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या है। ऑब्जर्व्ड का मतलब एक्सपेरिमेंटली लैब में खड़े होके किसी सोल्यूट का अमाउंट लेते हैं और उससे रिलेटेड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नापते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, एक्सपेरिमेंट से। उनसे जो मोलर मास आएगा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड, उसको बोलेंगे ऑब्जर्व्ड मोलर मास, MO। इट इज़ द मोलर मास डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। ये पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा। फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 हैं। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हुए हर बार हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मोलर मास निकालने के लिए यूज़ किया था। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। ये देखो, जब हमने RLVP किया था तो मोलर मास, यहाँ मैं ऑब्जर्व लिख रहा हूँ, वेट ऑफ द सोल्यूट, नीचे RLVP लिखा और MaWa। ये ध्यान रखना, ये डाइल्यूट के लिए है। ये लो। उसके बाद जब अपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था तो वहाँ पर MO = Kb। ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है। वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, क्योंकि ये हमने ग्राम में लिया हुआ है। इसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के टाइम ऑब्जर्व्ड मोलर मास Kf/ΔTf WbWa × 1000, ये भी हमने ग्राम में लिया था। और ऑस्मोटिक प्रेशर के टाइम वहाँ पर भी मोलर मास हमने कैलकुलेट किया था। वेट ऑफ सोल्यूट, ये ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, R की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में है और टेम्परेचर केल्विन में। तो ये हमने ऑब्जर्व्ड मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालने सीखे थे।
एक्सपेरिमेंटली है, RLVP की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकलेगा, डेल्टा TB की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकलेगा और डेल्टा TF की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकलेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू के अकॉर्डिंगली निकलेगा। तो ये हैं सारे ऑब्जर्व्ड मोलर मास, किए हुए फॉर्मूले हैं, जस्ट रिवीजन है। बट इन सब में आप एक चीज़ देखो, अगर मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं तो जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ये ऐसे अलग से लिख लो, ऐसे लिख लो। हर बार ऑब्जर्व्ड मोलर मास कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप लोग वीडियो एक बार रोक के ये जो सेक्शन मैंने आपको अभी बताया इसको नोट करो। थ्योरेटिकल मोलर मास क्या चीज़ है, फॉर्मूले से निकलना है। उसके बाद ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या है, जो एक्सपेरिमेंट से निकलेगा। और इस चैप्टर में जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के एक्सपेरिमेंट किए गए और उनके बेस पर जब हम मोलर मास निकालेंगे तो इनको बोलेंगे ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब मैंने आगे वाले टॉपिक में MT एंड MO के सिंबल यूज़ करूँगा, तो इसको एक बार वीडियो को रोको और आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। और MT और MO जो है उनसे रिलेटिव जो चीज़ें आएंगी उन्हीं से डिफाइन करेंगे कि अब नॉर्मल मोलर मास क्या है और नॉर्मल मोलर मास क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट सेक्शन भी। तो वीडियो रोक के एक बार ये वाला पार्ट पूरा कर लो और अब हम आगे चलते हैं कि इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है और उसके अकॉर्डिंगली एबनॉर्मल मोलर मास क्या चीज़ होती है नेक्स्ट सेक्शन में। तो इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास एक्चुअल में है क्या। ध्यान से सुनना, नॉर्मल मोलर मास वो है जब कभी भी हम एक एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया हुआ, मतलब एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया हुआ मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और जो उधर फॉर्मूले से किया था वो दोनों सेम आ जाएं, उसको बोलेंगे नॉर्मल। लो जी, नॉर्मल नॉर्मल मोलर मास का मतलब व्हेन एवर MO इक्वल टू MT। आपने एक्सपेरिमेंट किया, उससे मोलर मास निकाला, MO आया। जो सोल्यूट ऐड किया था उसका थ्योरेटिकल मोलर मास आपको पहले ही पता था, दोनों बराबर आ गए, तो ये है नॉर्मल मोलर मास। और ये कब होगा, जब सोल्यूशन डाइल्यूट हो, ठीक है। और सोल्यूशन में जो आपने सोल्यूट ऐड किया है वो ना तो डिसोसिएट हो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट ना हो, और ना ही उसमें एसोसिएशन हो, ना तो जुड़े। कई बार होता है जैसे हमने NaCl का 1 मोल ऐड कर दिया, अपनी तरफ से 1 मोल ऐड किया एवोगाड्रो, लेकिन जब वो पानी में ऐड किया, टूटा, उसके आयन उसके डबल हो गए। तो इसका मतलब जिनमें आयन्स बढ़ते हैं, जहाँ आयन्स कम होते हैं, जुड़ते भी हैं मॉलिक्यूल्स, वहाँ पर ये आएगा एबनॉर्मल, वो मैं आगे बढ़ाऊँगा। और जिसमें नहीं होता, जैसे देयर इज़ नेदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, दैट इज़ नो चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज एक्सपेक्टेड, जो आपने ऐड किया। देखो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसका एक नापा तोला अमाउंट हम ऐड करते हैं सोल्यूट का, X का, तो वो अननोन है, उसका हमें मोलर मास नहीं पता। लेकिन थ्योरेटिकल के अगर बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे नॉर्मल, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब आपने ये याद रखना है कि ऑब्जर्व्ड थ्योरेटिकल बराबर है। अब आ गया एबनॉर्मल वर्ड। एबनॉर्मल का मतलब हमने कोई सोल्यूट ऐड किया, जैसे NaCl ऐड किया, CaCl2 ऐड कर दिया, अपनी तरफ से 1 मोल ऐड किया, और हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि उसमें कितना भी जो एलिवेशन और डिप्रेशन होना था, लेकिन वो ज़्यादा या कम आया। नॉर्मली आयनिक सोल्यूट में जो डिप्रेशन है, एलिवेशन है, वो ज़्यादा आया क्योंकि उसके पार्टिकल बढ़ गए डिसोसिएट होने के बाद। तो उन केसेस में ये बराबर नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। ऑब्जर्व्ड थ्योरेटिकल नॉट इक्वल, मोलर मास डिटरमिन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ द कॉलीगेटिव इफेक्ट इज डिफरेंट नॉट सेम, अलग आया कोई। अब वो कब अलग आएगा, 2 केस है, देयर में बी डिसोसिएशन, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। जैसे NaCl का 1 मोल ऐड किया और Na+ और Cl- बना, और उसने इफेक्ट शो किया डबल, 2 आयन का। देयर में बी एसोसिएशन, पार्टिकल जुड़े और वहाँ पर जुड़ने के बाद पार्टिकल डिक्रीज हो गए। ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आता है।
ड्यू टू H बॉन्डिंग। अब मैं आगे इसके एग्जांपल दूंगा कि जब भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाते हैं तो एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, फिनोल है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनके मोलर मास चेंज हो जाते हैं। मोलर मास चेंज हो जाते हैं। दो पार्टिकल थे, जुड़ गए, एक बन गया बड़ा पार्टिकल। वो मैं आगे डिटेल में समझाने वाला ही हूँ। अभी तो जस्ट आप ये नोट कीजिए कि एबनॉर्मल ये कंडीशन है और नॉर्मल ये कंडीशन है। बस उसके कॉजेज़ तो हमने अगले सेक्शन में भी डिटेल में करने हैं। बस इतना ध्यान रखना, नॉर्मल और अबनॉर्मल में एक बात का फ़र्क है, ऑब्जर्व थ्योरेटिकल इक्वल तो नॉर्मल, और अगर इक्वल नहीं, थ्योरेटिकल के ऑब्जर्व इक्वल नहीं, जो ऑब्जर्व आपने देखा वो अलग आया, कोई ज़्यादा या कम आया, तो वो एबनॉर्मल मोलर मास है। तो आप लोग एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये सेक्शन पूरा कीजिए। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन से पार्टिकल कैसे चेंज होते हैं, उसके एग्जांपल, और उनका मोलर मास के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है, हाई होएगा या लो होएगा। मैं आपको ये बातें अब सिखाने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसको करेक्ट भी करना है, फिर इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, और रियल में एबनॉर्मल मास को नॉर्मल पे लेके आना, ये हमारा टारगेट है, और वो टारगेट वांट ऑफ फैक्टर से कवर हो जाएगा। तो एक बार ये वाला सेक्शन उतारो आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आराम से एक एक बात समझो, दोनों पैरेलल कंपैरिजन करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास ज़्यादा या कम होना वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या चीज़ है और ये कैसे होती है, और उससे नंबर ऑफ पार्टिकल किस तरीके से डिक्रीज या इंक्रीज होंगे, और जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो किन केसेस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। मतलब ये अब नॉर्मल के ही दो पार्ट हैं आगे, किसी में इंक्रीज किसी में डिक्रीज। वन बाय वन डिस्कस करवाता हूँ। इफेक्ट ऑफ द डिसोसिएशन एसोसिएशन ऑन द एमओ, क्योंकि हमने देखना ही ऑब्जर्व पे है, थ्योरेटिकल तो फिक्स होता है। डिसोसिएशन क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे। बस ये ध्यान रखना, जब भी डिसोसिएशन होगी तो बढ़ेंगे। NaCl है, पानी में ऐड कर दिया हमने, और इसके एक्वस Cl आयन 2 हो गए, डबल हो गया। CaCl2 है, इसका 1 मोल ऐड किया, Ca+2 2Cl बन गया एक्वस में। ये सब पानी में है, ये पोलर में होते हैं, नॉन पोलर में नहीं होते। हमने एक जनरल कंपाउंड ले लिया AXBY, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके X मोल A+ Y के बने, क्योंकि Y इसी के लिए यहाँ +Y है, ये -X होगा, तो वो मैंने क्रॉस किया था। तो X मोल इसके, Y मोल, X+Y आयन बढ़ गए। AM है कोई, वो Ma में टूट गया, ये 1 यूनिट था, उसके M बन गए, तो सब में पार्टिकल बढ़ चुके हैं। अब देखिए, जब पार्टिकल ज़्यादा हुए तो उसका ऑब्जर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमें पता है ऑब्जर्व इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। ये देखो, ये नीचे है ना दोनों, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ेंगे तो ये तो कम होएगा, ये देखो कम हो गया। तो हमने एक चीज़ देखनी है, डिसोसिएशन से मोलर मास कम होता है। जब भी डिसोसिएशन होगी, पार्टिकल बढ़ेंगे, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास थ्योरेटिकल से कम होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से हाईलाइट कर लो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमने इसको लेके चलना अगले सेक्शन में। डिसोसिएशन से मोलर मास कम होता है। वैसे भी इसको ऐसे याद किया करो, जब कोई चीज़ टूटती है तो कम होती है, कोई भी चीज़ बांटोगे तो कम होएगी, जुड़ेगी तो बढ़ेगी, ऐसे याद रखना। चीज़ को बांटते हो तो कम होती है, चीज़ को बांटते हैं तो कम होती है, और जोड़ते हैं तो बढ़ती है। यहाँ देखते जोड़ते हैं तो बढ़ती है कैसे। एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गए। अब कैसे डिक्रीज हो गए अभी देखते हैं। एसिटिक एसिड लिक्विड फॉर्म में बेंजीन में ऐड किया। अब बेंजीन में तो ये डिसोसिएट तो होगा नहीं, क्योंकि आयन तो एक्वस में बनते हैं ना, तो इसके 2 जुड़ के डाइमर बन गया। आप सोचोगे डाइमर कैसे बना, ये देखो, ये इसका डाइमर है, ये वाला इसका डाइमर है, ये एसिटिक एसिड का डाइमर बना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, देखो यहाँ से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, डाइमर बन गया। बेंजोइक एसिड है, देखो बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल सॉलिड हमने बेंजीन में ऐड किए और उसमें डिसॉल्व जरूर हो गए,
लेकिन डिजॉल्व होने के बाद दो दो यूनिट जुड़ गए, डाइमर। अब इसमें तो जस्ट आपको यहाँ C6H5 और ये रख लेना। इस तरीके से Na जुड़ के An हो गए, ये ज़्यादा थे वो कम हो गए। 4A जुड़ के A4 हो गए, A4 का मतलब टेट्रामर, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, वहाँ पर क्वेश्चन में टेट्रामर, डाइमर, ट्राइमर, पेंटामर ऐसे लिखे होंगे। तो 4 जुड़ के 1 हो गया। तो जैसे ये 2 जुड़ के 1 हुए तो पार्टिकल आधे रह गए। मान लो हमने 100 ऐड किए थे, वो 50 हो गए, आधे हो गए। इसी तरीके से 4 जुड़े तो 1 बना, 1/4 हो गए। जितने जुड़ेंगे ना उतने होते जाएंगे। तो यहाँ पर पार्टिकल कम हो गए। मैंने एक चीज़ बता दी कि नंबर ऑफ पार्टिकल और ऑब्जर्व्ड मोलर मास आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसमें कम होएंगे ये लेस होएगा, ये मोर हो गया। देखो तो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड मोलर मास थ्योरेटिकल से ज़्यादा होता है। और वैसे बता दूँ, हमने इसका 60 लिया था, तो 60 और 60 को 2 बार जोड़ दोगे ये 120 आना शुरू हो जाएगा। ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली ये 120 आना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना इसका। इसका हमने 122 लिया था, ये 244 आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप जोड़ोगे उसी तरीके से ही ये बढ़ना शुरू हो जाएगा मोलर मास। लो जी, ये ध्यान रखना, फिर से बताता हूँ, जुड़ने से बढ़ता है और टूटने से कम होता है। किसी चीज़ को जोड़ोगे बार बार तो वो बड़ी हो जाएगी। लो जी, जुड़ने से बढ़ता है और टूटने से कम होता है। ये डिसोसिएशन एसोसिएशन के 2 फंडे बना दिए मैंने, और ये दोनों ही एबनॉर्मल के मासेस के 2 केस हैं, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के। अब आगे चलते हम लोग कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन तो हो चुकी है, मोलर मास हमने देख लिया, बिल्कुल सही। और उसके बाद इनको करेक्ट कैसे करें? अब देखो, ऑब्जर्व्ड मोलर मास नॉट इक्वल टू थ्योरेटिकल, चाहे बड़ा चाहे छोटा, चाहे ये छोटा है चाहे बड़ा है तो अनइक्वल ना। इसको कैसे करेक्ट कैसे करें, उसके लिए हमने एक वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है। आप एक बार ये वाला सेक्शन वीडियो रोक के पूरा कर लो, वीडियो रोको, आराम से इस चीज़ को नोट करो, और इवन आप इस डाइमर की भी स्ट्रक्चर बनाओ। ये वाला डाइमर की स्ट्रक्चर भी ऐसे बनाओ, इसके नीचे जरूर बस ये ध्यान रखना, यहाँ C6H5 लिखना है और बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे ही लिखनी है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन उतारो एक बार आराम से। एग्जाम्पल ऐसे और बहुत सारे आएंगे, इसके सॉल्ट और बहुत सारे ले सकते हैं हम लोग। लो जी, आगे चलते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास को करेक्ट कैसे करें, थ्योरेटिकल के बराबर हम कैसे करें, और कौन सा फैक्टर है और क्या है वो हमने करना इंट्रोड्यूस, और वो फैक्टर है वांट ऑफ फैक्टर आई। तो इस सेक्शन में हमने एक नया फैक्टर वांट ऑफ फैक्टर आई इंट्रोड्यूस करना है, और उसका रीज़न भी है कि हमने क्यों करना है। देखो, जब भी एबनॉर्मल मोलर मास है MO नॉट इक्वल टू MT, हमने उसको करेक्टेड फॉर्म में निकालना है। करेक्टेड मतलब थ्योरेटिकल के बराबर। तो इसके लिए एक फैक्टर नॉन एज वांट ऑफ फैक्टर वो इंट्रोड्यूस किया गया। साइंटिस्ट का नेम ही वांट ऑफ है, उसने ये सजेशन दिया था कि ऐसा एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करो जिससे रॉन्ग मीन्स एबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल में करेक्ट चेंज हो जाए, और उसको बोलते हैं करेक्टेड मोलर मास। तो करेक्शन इन द मोलर मास, हमने ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल को एंड में बराबर करना है। लो जी, तो फैक्टर कौन सा इंट्रोड्यूस किया? आई इज द वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। ये रेशो है, रेशो ऑफ द थ्योरेटिकल टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास। याद रखना TO, ITO ऐसे याद रखना, मैंने ITO इनकम टैक्स ऑफिसर, ITO, ठीक है। तो फिर पूछते हैं कि आई का यूनिट क्या होगा? नो यूनिट, क्योंकि ये तो रेशो है, नो यूनिट। थ्योरेटिकल ऊपर, मोलर ऑब्जर्व नीचे, तो आई बन गया। दूसरी फॉर्म कैसी हो सकती है? हमें पता है I इज इक्वल टू MT/MO। यहाँ पर थ्योरेटिकल मोलर मास है तो यहाँ थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि जो मोलर मास है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देखना, पहले मैंने कहीं बताया हुआ है थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो जनरली हमने 1 मोल लेने होते हैं। ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे भी पॉसिबल है, थ्योरेटिकल ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ये अपने याद रखना। बहुत बार तो मतलब इस तरीके से भी आपको आएगा
जैसे ये थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड है तो वहाँ पर आपको पाई दे देंगे, ऐसे पाई भी 2 दे देंगे। एक देखो ये थ्योरेटिकल है तो नीचे वाला थ्योरेटिकल होगा, ऊपर वाला ऑब्जर्व्ड होगा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 2 आ जाएंगी हमारे पास। ऑब्जर्व्ड थ्योरेटिकल, उसका रेशो निकाल लो। इसी तरीके से डेल्टा टी बी और डेल्टा टी बी ये भी 2 आ जाएंगे, ऊपर ऑब्जर्व्ड नीचे थ्योरेटिकल। तो बेसिकली मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने थ्योरेटिकल मोलर मास और ऑब्जर्व्ड मोलर मास का रेशो जो लेना वो आई लेना, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो उसके रेसिप्रोकल होंगी, मतलब इन्वर्सली पोर्शन होंगी। तो ये इधर लिख दिया मैंने, ये इधर लिख दिया, इन्वर्सली पोर्शन बोलना आपने, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो आई की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अगर ये और ये दोनों बराबर हों उस केस में इसको हम नॉर्मल मोलर मास बोलेंगे और नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ठीक है। आई की वैल्यू 1 के बराबर नहीं भी हो सकती, इसका मतलब ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो रेशो है यहाँ पर, किसी में ये ज़्यादा किसी में ये ज़्यादा, अकॉर्डिंगली हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। ये उन केसेस में जिन केसेस में आप सबको पता है नीचे वाली वैल्यू कम करोगे तभी बढ़ेगी। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास अगर ऑब्जर्व्ड कम है तो ये तो डिसोसिएशन में होता है, मैंने बोला तो था डिसोसिएशन में कम होता है, एसोसिएशन में ज़्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंगली आई की वैल्यू हमने ले लेनी है। बहुत बार जैसे आई की वैल्यू आपको ऐसे आ जाएगी 1.5, बहुत बार आई की वैल्यू ऐसे आ जाएगी 0.8, तो अपने उसके अकॉर्डिंगली ये बता देना है कि आई की वैल्यू 0.8 आई, इसका मतलब एसोसिएशन, और आई की वैल्यू 1.5, 1.2, 2.6 ऐसे आ गई, 1 से ज़्यादा आ गई तो हम बोलेंगे डिसोसिएशन। जैसे NaCl आप ऐड करोगे तो NaCl का जो थ्योरेटिकल मोलर मास है वो तो 58.5 है। अब डिसोसिएशन होने से उसके जो पार्टिकल है बढ़ जाएंगे, मोलर मास कम हो जाएगा, तो उसका जो मोलर मास है 58.5 नहीं आएगा, उससे कम आएगा, कोई 29 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी, 45 आ जाएगी, जैसे भी जितना भी वो डिसोसिएट एसिड होगा। तो उसी तरीके से इसका जो मोलर मास है वो अदरवाइज तो थ्योरेटिकल 60 है इसका, लेकिन वो जुड़ने के बाद 120 हो जाएगा तो बढ़ गया, देखो। तो ये चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी है। लॉजिक फिर से सुन लीजिएगा, आई की वैल्यू 1 है तो नॉर्मल है, कोई डिसोसिएशन नहीं है। आई की वैल्यू 1 नहीं है तो उसके 2 केसेस आते हैं, और ये बोर्ड्स में 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा, आई की वैल्यू 1 से कम, क्योंकि 3 केसेज आ गए, 3 पेपर में कई बार सेट आते हैं, तो उनके क्वेश्चंस में ये तीनों चीज़ें पैरेलल लिखी होती हैं कि आई की वैल्यू से आप क्या जजमेंट लगाओगे कि ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल बराबर है कि नहीं। अब हम एक और इसके बाद जो रिलेटेड टॉपिक करने वाले हैं वो क्या है, हमने इस आई की वैल्यू निकालनी सीखनी है किसी दी हुई वैल्यू से, मतलब पार्टिकल से निकालनी सीखनी है जब उनकी एसोसिएशन डिसोसिएशन 100% ना हो, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन से आई कैसे लेट होते हैं। तो 100% भी हो सकता है डिसोसिएशन, कई बार 100% एसोसिएशन भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तो हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो है उनसे आई कैसे निकालना, तो हमने एक फार्मूला ड्राइव करना है, उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। वीडियो रोक के ये वाला पार्ट एक बार उतारो, ये फार्मूला आपने पक्का याद करना है, आई इज इक्वल टू MT/MO, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑब्जर्व्ड बाय थ्योरेटिकल, ठीक है। तो इनमें चारों में कोई भी आ सकती है आपको। तो अब अपने करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन से आई कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मूले की डेरिवेशन। ये वाला पार्ट एक बार वीडियो रोक के पूरा कर लो। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो इस सेक्शन में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब 100 में से कितना डिसोसिएट हुआ, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कि 100 नहीं, कंप्लीट नहीं, उसमें से कितना एसोसिएट हुआ, उसका हम वाटो फैक्टर के साथ एक रिलेशन इक्वेशन ड्राइव करेंगे। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि हर बार 100% ही डिसोसिएट हो और 100% ही एसोसिएट हो, लेकिन जिन केसेस में होगा उसका एक शॉर्टकट भी है। अब हम 1 बाई 1 डिसोसिएशन और एसोसिएशन की डिग्री ऑफ के एसोसिएशन के साथ रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, पहला है आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके साथ हमने रिलेशनशिप निकालना। डिसोसिएशन का मतलब टूटना,
हमारे पास ए एम है। पहले तो ये ध्यान रखो एम क्या चीज़ है। एम है कि 1 मोल डिसोसिएट इनटू एम। एक कितने में टूटता है, जैसे NaCl 2 में टूटता है, CaCl2 3 में टूटता है, या इस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने आयन में टूटता है, ठीक है, एम। तो हमने T0 मतलब इनिशियली इसका 1 मोल ले लिया, ये टूटा नहीं था। इक्विलिब्रियम जब आया, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है, डिग्री ऑफ डिस्टेंस का इक्विलिब्रियम का संबंध है, तो 1 में से अल्फा हो गया, क्योंकि मैक्सिमम 1 है तो उसमें से अल्फा हो गया, और ये एम अल्फा बन गया। मतलब अगर इसका अल्फा इज 40% 0.4, तो हमने यहाँ पर एम अल्फा ले लिया, क्योंकि 1 से 40 और जितने भी टूटेगा उतने बनते जाएंगे। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, याद रखना आपने। अब देखिए थ्योरेटिकल तो हमने 1 मोल लिया था, ये ऐड तो अपनी तरफ से 1 किया था। अब टोटल ऑब्जर्व्ड पार्टिकल कितने हुए, इसको और इसको ऐड कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा। इसको इधर ले आओ, यहाँ ले आओ, इसमें से अल्फा कॉमन निकाल लो, तो ये वैल्यू हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनी। थ्योरेटिकल पार्टिकल हमारे पास 1 थे। आई क्या चीज़ है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल। ऑब्जर्व्ड मैंने यहाँ ये रखे, ये 1 है तो यही बन गया 1 प्लस अल्फा एम माइनस 1, याद रखना आपने, ये आई है। कभी भी आपको आई निकालना पड़े तो डायरेक्ट आपने 1 प्लस अल्फा एम माइनस 1 निकालना। अब बाद में क्या रीअरेंज करेंगे, अल्फा निकालना है तो ये 1 तो इसका माइनस हो जाएगा, देखो आई माइनस 1, नीचे एम माइनस 1 चला गया। तो ये वाला फार्मूला क्या है, अगर आपको आई पता है और ये पता है कौन सा कितने पार्टिकल में टूटता है, तो अल्फा आप निकाल सकते हो। वैसे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आपको पता ही है अल्फा 1 है, क्या है, अल्फा 1 है, तो ये चीज़ आप देखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर अल्फा की वैल्यू 1 है का मतलब 100% डिसोसिएट हो गया सपोज, तो आप देखो 1 और प्लस एम माइनस 1 कट गया इससे, तो आई इक्वल टू एम ही आता है। ये जैसे NaCl 100% हो गया तो हमने उसके 2 लेना है एम। यहाँ पर NaCl के लिए m की वैल्यू 2 है, क्योंकि इसके 2 पार्टिकल टूटते हैं। किसी के लिए 3 भी हो सकती है। अगर NaCl 100% डिसोसिएट हो जाए तो I इज इक्वल टू m, तो I इज इक्वल टू m इफ इज 100%। कई बार नहीं भी होता, वो डिपेंड करेगा कि अल्फा कितना है। लो ये हमने I की वैल्यू रिलेट करनी सीख ली, रट्टा लगाओ, इसको याद करो। अल्फा इज इक्वल टू, मेरे साथ बोलिए, I माइनस 1 एम माइनस 1। फिर से अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 एम माइनस 1। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको करना है। अब आ गया आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन का लिंक है, जुड़ने का। लो जी ये देखते हैं, इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। Na जुड़ के An बन गया, मतलब 2A जुड़ के A2 बन गया, 3A जुड़ के A3 बन गया। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, ऐसो डाइमर में ये 2 होते हैं, ट्राइमर में 3 होते हैं, 3 जुड़ के 1 बन गया, 4 जुड़ के 1 बन गया, टेट्रामर ऐसे। एसिटिक एसिड में हमने 2 लेना होता है। तो शुरू में हमने पार्टिकल तो 1 ही लिया है, इनिशियल तो हम 1 मोल लेते हैं, क्योंकि तभी अल्फा निकाल पाओगे। और ये अभी जुड़ा नहीं था। इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा बाय एन है। ये अल्फा बाय एन क्यों लिखा, क्योंकि ये कम हो रहे हैं, इधर एम अल्फा लिखा, वहाँ अल्फा बाय एन जुड़े थे ना, कम हो गए, डिवाइड होंगे वो। जब 4 पार्टिकल जुड़ के 1 बनाएंगे तो उसके 1/4 बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड, या ऑब्जर्व्ड लिख लेते हैं, क्योंकि पार्टिकल जुड़ने के बाद 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, अल्फा मैंने कॉमन निकाला ऐसे ले जाके, तो ये आ गया 1 माइनस एन माइनस 1 आ गया। तो ये बेसिकली आप समझ लो आई ही है, लेटर ऑन मैं बता भी दूंगा आपको आई कैसे, आप नीचे देख लो, क्योंकि वो आई इज इक्वल टू ऐसे है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व्ड हमारे पास पार्ट वही है, नीचे 1 लिखना, तो आई इज इक्वल टू दिस वैल्यू। और अगर हमने अल्फा निकालना हो, ये अल्फा एसोसिएशन है, ये अल्फा डिसोसिएशन है, डी लिख लो इस पर, अल्फा डी अल्फा ए।
तो इसमें हमने i माइनस वन, वन माइनस एन माइनस वन किया, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 1 माइनस एन बाय एन आ गया। तो ये फार्मूला बेसिकली ये बताता है कि अल्फ़ा एसोसिएशन और जितने पार्टिकल जुड़ेंगे, ये वाले जुड़ने वाले पार्टिकल हैं, ये देखो जितने जुड़ने वाले पार्टिकल हैं वो ये निकालने हमने, और एसोसिएशन से ये फार्मूला निकालेंगे, यूज़ करेंगे, और इसमें डिसोसिएशन में ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आप लोग सारी बात समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने इनको पार्टिकल को जोड़ना और तोड़ना है। ये मैंने अभी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आई के साथ ये रिलेशनशिप, बस इसको फिर से याद कीजिएगा, अल्फ़ा डी इज इक्वल टू आई माइनस वन एम माइनस वन एंड अल्फ़ा ए इज इक्वल टू आई माइनस वन, वन माइनस एन डिवाइडेड बाई एन, या इस एन को ऊपर भी ले जा सकते हो, सिंपल है। लो जी, तो बहुत सिंपल चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये फार्मूले ड्राइव करवाए, अब इसके यूज़ करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो इसको वीडियो रोक के एक बार पूरा कर लो, उतार लो। ये वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन वाला फार्मूला। तो अब अपने इनके क्वेश्चंस करते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं, जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कुछ जनरल फार्मूले भी करवाऊंगा मैं आपको। लो जी, वीडियो रोको और करते हैं नेक्स्ट इनकी एप्लीकेशन एंड क्वेश्चंस। तो इस सेक्शन में हम वांट ऑफ फैक्टर आई, उससे रिलेटेड फार्मूले, डिसोसिएशन के लिए आई माइनस वन एम माइनस वन, एसोसिएशन के लिए आई माइनस वन डिवाइडेड बाई वन बाई एन माइनस वन, उनकी एप्लीकेशन करेंगे, कुछ शॉर्टकट्स करेंगे। तो पहली एप्लीकेशन क्या है कि जनरल फार्मूला फॉर द डिसोसिएशन ऑफ AX/BY, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। मान लो हमारे पास AX/BY है, तो X एक आयन के होंगे और Y इस B के होंगे। तो जो M की वैल्यू हो X प्लस Y आएगी, बस ये ध्यान रखना, M की वैल्यू क्या आएगी, X प्लस Y आएगी। जैसे मान लो मैंने इधर K3 और FeCN होल 6 लिखा, तो ये एक 3 और ये एक पूरा, तो M की वैल्यू इधर 3 प्लस 1 4 आएगी, 4 आएगी। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस वन एम माइनस वन है, M की जगह हमने X प्लस वाई माइनस वन लिख लिया। ये फार्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो CaCl2 के लिए M की वैल्यू 3 आ गई, एक और 2 3, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस वन 3 माइनस वन। K4 के लिए हमने M की वैल्यू 4 प्लस 1 5 लिख दी, आई माइनस वन 5 माइनस वन। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर अल्फ़ा 1 है, मतलब 100% डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड है, तो क्या लेना, तो इसका पहला केस 100% डिसोसिएशन में। तो इसमें हमने अल्फ़ा तो 1 ले ही लेना। देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू टेकन 1 के पूरा ही टूट गया, तो आई क्या है 1 प्लस अल्फ़ा एम माइनस वन, अल्फ़ा हमने 1 ले लिया, आई प्लस 1 एम माइनस वन, तो ये वैल्यू कट गई, एम ही आ गया। इसका मतलब जैसे CaCl2 है, तो अगर अल्फ़ा 1 है तो आई ही उतने के बराबर ही होएगा। जैसे आई NaCl2 आ गया, आई CaCl2, ये 3 आ गया, यहाँ 3 लिख दो क्योंकि 3 आयन मिलेंगे। दूसरा पार्ट है हमारा कि 100% अगर एसोसिएटेड है, उस केस में हमने आई कितना लेना, आई अल्फ़ा तो 1 है, तो आई माइनस आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा 1 बाई एन, तो अल्फ़ा 1 ले लिया। तो ध्यान रखना आपने 1 बाई एन लेना, आपने जितने जुड़ेंगे, डाइमर है 1/2, ट्राइमर है 1/3, टेट्रामर है 1/4। तो जैसे एसिटिक एसिड है, आपको पता है कि ये हमने 2 डाइमर में जुड़ता है, तो हमने सीधा ही आई इज इक्वल टू 1/2 0.5 ले लेना। तो 100% एसोसिएटेड और 100% जो डिसोसिएटेड है, उन केसेस में हमने ये चीज़ें इस तरीके से लेनी है। तो ये भी काफ़ी शॉर्टकट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हैं। इसके आगे मैं और भी आपको शॉर्टकट बताता हूँ। तो पहले ये 2 एप्लीकेशन इसकी नोट कर लो, बहुत सारी और एप्लीकेशन इंक्लूडिंग हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ऐसे डायरेक्ट ये फार्मूले और ये वाले डायरेक्ट फार्मूले इस तरीके से आते हैं, डाइमर ट्राइमर टेट्रामर, उधर डिवाइड कर देना और इधर हमने ऐड करके टोटल निकाल देना। लो जी, ये था पहला एप्लीकेशन। अब आगे देखते हैं कि आई फैक्टर इंट्रोड्यूस करके कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूले में क्या चेंजेस आए, तो वो नेक्स्ट सेक्शन में हम करते हैं इनकी और एप्लीकेशन। तो इस सेक्शन में हम जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से फार्मूले हैं, उनके बेसिक फार्मूले, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, करेक्शंस करेंगे आई फैक्टर इंट्रोड्यूस करके। तो मॉडिफाइड इक्वेशंस ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी,
RLVP में क्या होता है, डेल्टा P डिवाइडेड बाई P नॉट ए, ये तो RLVP हो गया, इक्वल टू एक्स भी होता है, हमने I लगा दिया यहाँ पर। तो I लगाने से ये इक्वेशन कंप्लीट होगी। वो अलग बात है हम I1 रखें या जो भी रखें, डिसोसिएशन में या एसोसिएशन में या नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जैसे हम यूरिया ऐड करते हैं उसमें हमने I1 ले लेना, बस ये ध्यान रखना। या सुक्रोज ग्लूकोज उनमें 1 ले लेना। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू I kbm है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू I, यहाँ KF लिख लो। ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई इज इक्वल टू CRT होता है, I CRT लग गया। तो ये हमने जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की क्वेश्चन है उसमें हमने I फैक्टर इंट्रोड्यूस करके ही लेना है। वो अलग बात है I की वैल्यू क्या आती है, जो भी I की वैल्यू हम अल्फा के अकॉर्डिंगली डिसोसिएशन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग लेते हैं तो उसको हमने यूज़ कर लेना। अदरवाइज हमने ये चारों क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर दिया है। अब आगे कुछ एक्सेप्शनल केसेस, बहुत ट्रिकी से केसेस हैं। जब भी हम सीजियम ब्रोमाइड को Br2 में ऐड करते हैं तो यहाँ कन्फ्यूजन रहता है पार्टिकल बढ़ेंगे या कम होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। लो जी ध्यान रखो, 1 और 1 2 है इस तरीके से, तो लगता होता है कि ये टूटेंगे या जुड़ेंगे या किस तरीके से। एक्सेप्शनल केसेस क्यों हैं, ये CSBr3 बनता है जिसमें ये एक माइनस और एक प्लस, इसमें आगे CS प्लस एंड Br3 माइनस बनता है। यहाँ पर हमने इसका M2 लेना है बाद में मिक्स करने के बाद। ये पॉलीहेलाइड आयन बनते हैं तो ये Br2 इस Br माइनस से जुड़ के ऐसे बना लेता है। ये एक्वस मीडियम में अगर Br2 डाला हो और उसमें सीजियम ब्रोमाइड ऐड कर दें तो हमने इसकी वैल्यू CS प्लस और Br3 ऐसे लेनी है। Ki प्लस HgI2 अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो पहले आप इक्वेशन बैलेंस कर लिया करो। यहाँ पर K2HgI4 बनेगा ऐसे, ठीक है। और अगर आप इनके पार्टिकल तोड़ोगे तो यहाँ पर 2K प्लस एंड पूरे का पूरा ये कॉम्प्लेक्स आयन इस तरीके से रहता है -2। यहाँ पर हमने M की वैल्यू 2 और 1 3 लेनी है, ये आपने भी ध्यान रखना है। एक इसी का ही मैं एक और केस बताता हूँ। बहुत बार आपको इस तरीके से Hg2Cl2 लिखा मिलेगा। हम क्या करते हैं, इस 2 और 2 को जोड़ के M की वैल्यू 4 लिख देते हैं। वो 4 नहीं होती, बेसिकली Hg2 प्लस 2 एक आयन होता है और उसमें 2Cl माइनस आयन होते हैं। यहाँ पर हमने M की वैल्यू 3 लेनी है और इसके अकॉर्डिंगली 4 नहीं लेनी, x प्लस वाई 4 नहीं लेनी। अब आ गया इफेक्ट ऑफ द माइनस I इफेक्ट ग्रुप ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द एक्वस मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हमारे NCERT में क्वेश्चन भी ऐसे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो CH3 डबल बॉन्ड OH है पानी में इक्विलिब्रियम शो करता है। आप लोग +1 के जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उनमें से ये कॉन्सेप्ट ऐसे देख लेना कि यहाँ पर H प्लस है तो इसका Ka होता है ऐसे, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हम लेते हैं ऐसे, C अल्फा स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम जब निकालते हैं इनकी तो उसमें ये देखा जाता है कि एसिड की स्ट्रेंथ जो है उस पर भी अल्फ़ा डिपेंड करती है, एसिड की स्ट्रेंथ पे भी अल्फ़ा डिपेंड करती है। -I पार्टिकल ये -I है, ये सारे -I है, खींचने वाले ऐसे खींचने वाले। यहाँ 2 लग गए और इधर 3 लगा दिए मैंने। एक बात याद रखना, जो अल्फ़ा है इसकी वो डायरेक्टली पोर्शन 2 मतलब अल्फ़ा इंक्रीज़ होगी अगर अपने -I ग्रुप इंक्रीज़ होते हैं खींचने वाले, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा आयंस में और इसके पार्टिकल ज़्यादा बनेंगे। और ये ध्यान रखना, मतलब CH3OH में के बजाय इसमें पार्टिकल ज़्यादा बनेंगे, इसमें और ज़्यादा बनेंगे, इसमें और ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि वो आयन में टूटता जा रहा है। ये देखो ना, -I इफेक्ट लगाओगे तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, उसका H प्लस जल्दी फ्री होएगा और ये पार्टिकल ज़्यादा ज़्यादा निकलेंगे। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक एसिड का जो एसिडिक एक्टर है वो -I से बढ़ता है, बढ़ता का मतलब ज़्यादा टूटेगा, वो डिसोसिएट मोर होगा, वो स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा, उसके पार्टिकल उतने ज़्यादा बनेंगे और उसके पार्टिकल जितने ज़्यादा बनेंगे उसके अकॉर्डिंगली ऑस्मोटिक प्रेशर इधर को बढ़ेगा और
एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी इधर को जाएगा, डिप्रेशन उल्टा चलता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उल्टा चलता है, आपको पता सबको। तो ये चीज़ें भी कुछ एक्सेप्शनल हैं, रूटीन में यूज़ आती हैं, तो अपने इनको भी ध्यान रखना है। तो हमने वांटो फैक्टर के एप्लीकेशन सारे कर लिए हैं। अब हम वांटो फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको वांटो फैक्टर की एप्लीकेशन और उसके यूजेस प्रॉपरली आ जाएं। तो मैं अब इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ वांटो फैक्टर आई की, और हर क्वेश्चन में हमने इसको लगा के सॉल्व करना है। तो आप एक बार वीडियो रोको, ये वाले सेक्शन सारे उतार लो, उसमें स्पेशली वो जो एक्सेप्शंस बिहेवियर हैं वो पक्का करना कि किस तरीके से हमने एम की वैल्यू देखनी है। एम की वैल्यू देखनी है। एसिड के केस में माइनस आई इफेक्ट लगाने से एसिड स्ट्रांग होता है और आयन बनते हैं, पानी में टूटता रहता है। ठीक है, ये पानी की बात है एक्वस मीडियम की, और उसका पार्टिकल बढ़ेंगे क्योंकि अल्फ़ा बढ़ेगी उसकी, के बढ़ेगा उसका। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें एसिड के डिपेंड करती है। और बाकी जब मैंने पार्टिकल ही ऐसा बोल दिया कि पार्टिकल इधर को बढ़ते हैं, उस पार्टिकल से आप सारी बातें ये देख लेना। वेपर प्रेशर उसका और लोअर हो जाएगा जितने पार्टिकल बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होता जाएगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा, प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा और इसका होगा मैक्सिमम। तो एक चीज़ पार्टिकल जब निकालने सीख लिए तो उससे आपने 10 बातें और कर सकते हैं। तो वीडियो रोक के एक बार ये वाला सेक्शन पूरा उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्पेशली सेक्शन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ द वांटो फैक्टर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वांटो फैक्टर। या ओवरऑल जो आज का वीडियो था, आज के इस लेक्चर में जो हमने अंडरस्टैंड किया, उनके फॉर्मूले, उनके कॉन्सेप्ट को, तो उनके करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले आप लोग ये चारों क्वेश्चन उतारो, सॉल्यूशन के लिए स्पेस छोड़ लेना। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इनको ट्राई कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट चेकिंग हो जाएगी आपकी। तो वीडियो रोके एक बार फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन करने हमने। इसमें मैं कुछ आपको एलिमिनेशन लगाने भी सिखाऊंगा भी कैसे कैसे पॉसिबल है ये सब कुछ। तो वीडियो रोको एक बार और ये क्वेश्चंस करो। आई होप के आप लोगों ने वीडियो रोक के ये उतार लिया होगा। और अब मैं आपको करवाता हूँ सॉल्व। सबसे पहले है CaCl2 एडेड इन वाटर। हमें पता है CaCl2 का ये जो थ्योरेटिकल मोलर मास है 111 है। इट्स ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिटरमिन्ड फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर इज, तो हमने एक्वा सॉल्यूशन ले लिया है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, पानी में इसके आयन तो टूटेंगे पक्का, तो यहाँ डिसोसिएशन होनी है। मैं यहाँ लिख दूँ डिसोसिएशन होनी है पक्का। और जब डिसोसिएशन होनी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए। ठीक है, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी और मोलर मास ऑब्जर्व्ड कम हो जाएगा। इक्वल तो हो नहीं सकता। अब यहाँ ग्रेटर हो गया, वो एसोसिएशन में होते हैं। डिसोसिएशन का आंसर आ गया C। तो मोलर मास कम होगा। कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा कि डिसोसिएट कितना होता है। CaCl2 इज 60% डिसोसिएटेड, इसका I कितना होगा। तो इसका हमने सॉल्यूशन कैसे करना है। देखो इधर अल्फा की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 100 लेके हमने यहाँ पर 0.6 लेनी है। CaCl2 के केस में M की वैल्यू 3 आती है। M का मतलब कितने में टूटेगा, 1 और 2 3 में टूटेगा। और हमने निकालना I, लो जी I निकालना है। I क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस अल्फा M माइनस 1। तो 1 प्लस 0.6 और 3 माइनस 1 एंड 1 प्लस 0.6 इंटू 2 और ये आ गया 1.2। आंसर इसका आ गया 2.2। चेक करो 2.2 ऑप्शन है ये देखो। ठीक है, एलिमिनेशन में जब भी डिसोसिएशन हो तो यहाँ पर 0.8 है, ये कभी नहीं हो सकता। 3 कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 100% डिसोसिएट नहीं है। तो हमने आंसर B और C में लगाना। मैंने पहले बोला आपको एलिमिनेशन लगानी भी सिखवाऊंगा। ये नहीं होगा आंसर, ये कम नहीं हो सकता, ये एसोसिएशन में होता है। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। K2SO4 हैज़ द I 2.6 और इसकी अल्फ़ा निकालते हैं। अल्फ़ा निकालते हैं, अल्फ़ा निकालनी है
तो I माइनस वन M माइनस वन, क्योंकि ये डिसोसिएशन का केस है। K2SO4 अल्फा इन वाटर लिख लो, इन एक्वस सॉल्यूशन, थोड़ा लिख लो, ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। तो K2SO4 में जो I की वैल्यू ने दे रखी है 2.6 दे रखी है, देखो उसमें 1 मैंने माइनस कर दिया, क्लियर है। अब देखिए M की वैल्यू इधर 3 है, 2 ये रहे 1 ये रहा पूरा, 3 माइनस 1, तो यहाँ पर 2 माइनस 2.6 माइनस ये आ गया 1.6 डिवाइड 2 आ गया, ये आ गया 0.8। अब जब अल्फ़ा 0.8 हो तो उसको हम क्या लेते हैं 80%। तो कहने का मतलब इनमें से आंसर इसका डी बन गया, 80% डिसाइड हो गया। तो हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लगते हैं, कॉन्सेप्ट भी है, फॉर्मूले भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज 40% एसोसिएटेड, फाइंड इट्स ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। देखो एसिटिक एसिड का जो थ्योरेटिकल मोलर मास है वो 60 होता है। एसिटिक एसिड ना CH3COH, ठीक है। और इसमें हमने ये देखना कि एसिटिक एसिड बेंजीन में एसोसिएट होता है, एसोसिएशन होगी, हाँ जी क्या होगी, एसोसिएशन होगी, इसकी एसोसिएशन होगी, ठीक है। तो एसोसिएशन में जो इसका ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो थ्योरेटिकल से तो ज़्यादा होना ही होना है, होना ही होना है। ये तो तब है जब एसोसिएशन ना हो, ऑप्शन एलिमिनेट। ये कम ही हो गया, देखो आंसर इनमें से है, दोनों में से। अब निकालते हैं कैसे, बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपको ये पता होना चाहिए कि I इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई एम ऑब्जर्व्ड। तो आपको एम ऑब्जर्व्ड निकालना है, तो जो थ्योरेटिकल है उसको I से डिवाइड करना, बस इतना सा ही काम करना हमने। और I निकालने के लिए आपको 40% अल्फा दिया हुआ है और ये डाइमर बनाता है, ठीक है, इज 40% एसोसिएटेड डाइमर। ये भी क्वेश्चन में मोस्टली लिखा होता है डाइमराइज्ड। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, N की वैल्यू 2 ले लेनी है, क्योंकि 2 जुड़ते हैं ना, ठीक है। अब देखिए I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा और 1 बाय N माइनस 1, ये फॉर्मूला है I निकालने का। और अगर मैं यहाँ पर ये 40% का मतलब, तो मैंने बोला है कि ये तो 0.4 ही लेना हमने, तो 1 प्लस 0.4, ओके समझ गए। और ये वैल्यू सारी अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1/2 माइनस 1 और ये आ गई -½ ये -½ आ गई, और ये आ गया 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। इसका अल्फ़ा आया, इसका अल्फ़ा 0.8 आया। बस उसके बाद क्या है, वेरी सिंपल, आपको 60 डिवाइडेड बाई 0.8 निकाल के ये 75 आ जाएगा। लो जी क्लियर हो गया। तो 60 डिवाइडेड बाई मतलब 600 डिवाइडेड बाई 8 कर लेना, 300/4 तो 75 आ जाएगा। ये लो इसका आंसर सी आ चुका है। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को किया है। थोड़ा आराम से एक बार कैलकुलेशन और कर लेना, अपने आप से भी चेक कर लो सारे कॉन्सेप्ट। हर क्वेश्चन में से छोटी छोटी बातें आगे निकलती हैं, ढूंढते हैं हम लोग। तो ये हमने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तो इसको वीडियो रोक के एक बार उतार लो सारा। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ इसके, ताकि और ग्रिप बने इन क्वेश्चंस की। तो आराम से एक बार वीडियो रोको और ये क्वेश्चंस करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। और साथ में मैंने शॉर्टकट भी बताए, एलिमिनेशन भी लगाई और फॉर्मूले भी रिवाइज करवा दिए, ठीक है। तो वीडियो रोको एक बार और ये पार्ट सारा उतारो। आगे हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि इसके ऊपर और स्ट्रॉन्ग ग्रिप बने। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 और। तो अब 2 क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही। तो वाट फैक्टर को अप्लाई करने के लिए आप लोग ये दोनों क्वेश्चन पहले उतार लो, नोट कर लो। इनके सॉल्यूशन नीचे मैं करवाऊंगा भी, उसका सॉल्यूशन का हिंट दिया भी हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज हैज़ मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट।
मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल होता है। अगर डिप्रेशन पूछा जाए तो वो ज़्यादा होता है। ये फ्रीजिंग पॉइंट मैंने बोला, फ्रीजिंग पॉइंट नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही डाउन जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेने हैं। अब मैक्सिमम पूछा गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल किस में मिनिमम है। देखिए यहाँ पर Cl 3 है, इन तीनों Cl का हमने क्या लगाना, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट लगाओगे, ये एसिड तो हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग, इसमें तो पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा डिसोसिएट करेगा। थोड़ा ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, डिसोसिएशन ऑफ द एसिड माइनस आई इफेक्ट से बढ़ता है। यहाँ 3 का माइनस आई, यहाँ 2 का माइनस आई, यहाँ तो प्लस आई लग गया, देखो ये तो डिसोसिएशन कम हो गया, और यहाँ 1 का माइनस आई। तो कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल देखोगे तो सबसे कम सी में होंगे। आंसर इसका सी है, सी है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें जब भी कभी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें, सबसे कम इसमें है। फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर उल्ट चलेगा। तो अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाए तो आपने सबसे कम सी का लेना, सबसे ज़्यादा सी का लेना, क्योंकि उसके पार्टिकल जो सबसे कम है। फिर आपने डी आ जाएगा, फिर आ जाएगा बी, और यहाँ ए आ जाएगा। और अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट लेना है उसमें आपको नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली पोर्शन चलना है। वो यहाँ सबसे ज़्यादा ए के बाद फिर आ गया बी, फिर आ गया डी, और सबसे कम सी। तो फ्रीजिंग पॉइंट हो, वेपर प्रेशर हो, उसका ये ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट हो, और ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो इसका ये ऑर्डर। तो ये थोड़ा डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, और ऑर्गेनिक में इक्विलिब्रियम में डिसोसिएशन में माइनस आई इफेक्ट लगाए मैंने। इससे पूछा इनमें से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितने पार्टिकल बढ़ाओगे उतने ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर एम भी लेने हैं। इधर एम इसका 3 है, और यहाँ पर एम इसका 3 है, और यहाँ पर 4 और 1 एम कितना है, 5 है। और साथ में अपने अल्फा भी लेनी है इनकी। तो हमने आई निकालने इनके 60% 0.6 2 - 1, ये देखो 2 - 1 1.6 आ गया। 40% 0.4 2 3 - 1, और 2 × 0.4 इजिकल टू आ गया 0.8, और 1.8, ये 2 × 0.8 इजिकल टू 1.6 2.6, और 5 - 1 4.5 इजिकल 2, और 3 आ गया। डी इसका आंसर है, ये है। मतलब चाहे वो 50% डिसोल्ड है, लेकिन उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो पार्टिकल कितने हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने ये आज जो क्वेश्चन किए हमने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए हैं, काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड की होंगी। इन्हीं से ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी के बैक साइड पे क्वेश्चन देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो जो भी हैं मॉड्यूल में, तो सारे क्वेश्चन इन थॉट से सॉल्व हो जाते हैं। तो एक बार वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन कंप्लीट कीजिएगा, पूरा कंप्लीट ये सेक्शन, और पूरे सेक्शन को इसको उतार लो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल। आज हमने वांटो फैक्टर ख़त्म किया है, उसकी ज़रूरत क्या थी, एबनॉर्मल मोलर मासेस क्या हैं, उनको हमने करेक्ट कैसे किया, डिसोसिएशन एसोसिएशन में इससे कैसे लेट किए गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर में, और इन सब का बाकी चैप्टर्स जो हैं उनमें भी बहुत यूज़ है वांटो फैक्टर का। इवन हम डिफरेंट यूनिट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह है उनमें भी हम लोग इनके कंडक्टिविटी को भी वांटो फैक्टर आई से रिलेट करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।